A very good morning to all my dear students. Today we are starting our second lecture, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न सांद्रण इकाइयाँ, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, विभिन्न सांद्रण इकाइयाँ। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों ये क्या होती है। किसी विलयन को जब हम तैयार कर लेते हैं, विलय और विलायक को मिलाने के बाद हमें उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी होती है। सांद्रता के बाद हम ये बताते हैं, मतलब सांद्रण के थ्रू मतलब हम ये चीज़ बताते हैं कि हमारा विलयन कितना तनु है और कितना सांद्र है। मतलब एक प्रकार से तनु कितना हमारा कितना गाढ़ा है और कितना फिक्का है, ये चीज़ हम उसी के थ्रू बता पाते हैं। तो वो हमें कैलकुलेशन के रूप में बताना होता है बच्चों, मतलब हमें कैलकुलेट करना बताना होता है कि कितना तनु है और कितना सांद्र है। अब उसी के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? विभिन्न सांद्रण इकाइयाँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है? हमारी सांद्रता नोट करें आप। सांद्रता होती है हमारी विलय की मात्रा। विलय की मात्रा मैं आपको समझा दूंगा, अभी पहले आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। विलय की मात्रा और विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। देखो बच्चों, हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, हमने एक विलयन जो है ना तैयार कर लिया बच्चों। अब जो हमारा विलयन है, उस विलयन के अंदर हमने विलयन को कैसे, मतलब जो उसका मापन कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? आयतन के द्वारा। हम आयतन के द्वारा विलयन का मापन कर रहे हैं, मतलब आयतन के रूप में। अब जो हमने विलयन जो हमने बनाया है ना, जैसे हमने क्या किया, 20 ml एल्कोहल और क्या 80 ml जल, ये हमने जो विलयन तैयार किया ये वो आयतन के अनुसार हो रहा है ना? बताओ मुझे, क्योंकि सब चीज़ें कहीं में ml में है ना, तो ये आयतन के अनुसार होता है। अब विलयन का जो आयतन है, उस विलयन के आयतन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है? विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे यहाँ पे 80 ml जल के अंदर, ये ऐसा नहीं बोलते, चलो एक अलग से बना लेते हैं। हमने क्या किया, 20 ml शुगर को ऐड कर लिया हमने किसके अंदर? 80 ml मिल्क के अंदर हमने ऐड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमारा इससे एक विलयन तैयार होगा। उस विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है? विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है वो उस विलयन की सांद्रता को बताती है कि उसकी सांद्रता कितनी है। अब अगर विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो सांद्रता भी विलयन की ज़्यादा होगी। आपको ये बात पता है ना, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती चली जाती है हमारी सांद्रता भी बढ़ती है। तो वास्तव में टोटल सॉल्यूशन के अंदर, कुल विलयन के अंदर कितना विलय उपस्थित है ये उसकी सांद्रता होती है। ज़्यादा होगा तो सांद्रता भी ज़्यादा होगी, विलय कम होगा तो सांद्रता भी कम होगी। तो एक प्रकार से ये तो एक प्रकार से क्या है ना, हमारा संदर्भ है, मतलब कि हम सांद्रता को कैसे समझते हैं। हम सांद्रता को क्या समझते हैं कि कितना विलय हमने उसमें मिलाया और वो कितना गाढ़ा हुआ और कितना फिक्का हुआ। अब ये चीज़ तो कभी बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आती है। हमें जो डील करना है वो विभिन्न सांद्रण इकाई से करना है। हमारी जो सांद्रण इकाइयाँ हैं वे दो भागों में बटी हुई है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये दो भागों में कैसे बटी है। एक जो ताप पर निर्भर करती है, एक वो है जो हमारी ताप पर निर्भर करती है, एक वो है जो हमारी ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, अभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताप पे निर्भर क्यों करती है और ये ताप पे निर्भर क्यों नहीं करती। और ये देख लेते हैं, जो ताप पे निर्भर करने वाली है बच्चों हमारी, उसमें हमारी सबसे पहली कौन सी है? प्रतिशत आयतन बाय, मतलब आयतन। दूसरी हमारी कौन सी है? प्रतिशत भार आयतन। तीसरी कौन सी है बच्चों हमारी? ppm, इंग्लिश में भी इसे ppm ही बोलते हैं, ppb। फिफ्थ है हमारी बच्चों मोलरता। फिफ्थ कौन सी है बच्चों हमारी? मोलरता। सिक्स्थ कौन सी है बच्चों हमारी? नॉर्मलता। और सेवंथ बच्चों कौन सी है हमारी? फॉर्मलता। ठीक है बच्चों, ये हमारी कौन सी है? सारी ताप पर निर्भर करने वाली। अभी डिटेल में बात करेंगे। ताप पे जो निर्भर नहीं करती है उसमें हमारी सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली जो हमारी उसमें है वह प्रतिशत भार सांद्रता। दूसरी है हमारी बच्चों कौन सी? उधर मोलरता है और इधर मोललता है। देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, मोलरता और मोललता।
तीसरी है बच्चों हमारी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या कहीं कहीं पे इसे मोल अंश भी बोल देते हैं, मोल अंश। अभी इनके बारे में पूरी डिटेल बात होगी। देखो बच्चों, अब मैं आपको जनरल वे से बस समझा देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। जैसे हम अपना वेट यानी कि वज़न कैलकुलेट करते हैं, उसका मापन करते हैं, तो हम अपने वेट को ग्राम में बता सकते हैं, किलोग्राम में बता सकते हैं, दूसरी अदर यूनिट में बता सकते हैं। मतलब हमारे पास में ऐसी सुविधा है कि हम एक ही चीज़ को बताने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सांद्रण किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने सांद्रण इकाई बनाई, ये सारी सांद्रण इकाई हमने तैयार की। अब हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से विलयन की सांद्रता व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जब भी सांद्रता हम व्यक्त करते हैं ना, तो व्यक्त करते दौरान हमें क्या देखना होता है कि हम या तो हम किस दो फॉर्म में कर लेते हैं। मतलब हम जो सांद्रण इकाइयाँ मतलब जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं ना, वो दो रूप में करते हैं। पहला रूप, सबसे पहला रूप आयतन के रूप में। आयतन को हम हमेशा कैसे डिनोट करेंगे, V से, कैपिटल V से। और दूसरा जो तरीका है हमारा किससे है, हमारा W से। W मतलब भार से, वेट से। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भार और द्रव्यमान केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। फिजिक्स के अंदर भार और द्रव्यमान में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास, 9th क्लास में भी, 11th क्लास में भी आपको बताया जाता है, भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ें होती है भौतिक रसायन के अंदर, फिजिक्स के अंदर। बट केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती, हम इनमें कोई डिफरेंस नहीं करते। वहाँ पे जो होता है ना, ग्रेविटी का अलग इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ग्रेविटी होती नहीं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। मतलब एक प्रकार से इसका ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं मानी जाती। अब देखो बच्चों, ये जितनी भी सांद्रण इकाई है, जितनी भी, इन सभी सांद्रण इकाइयों के अंदर आयतन जरूर होगा। इनके अंदर क्या होगा बच्चों, आयतन जरूर होगा। ये बात दिमाग में रखें। अगर आपको जितनी भी सांद्रण इकाइयाँ एक बार के में याद करनी है, तो आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सारी सांद्रण इकाइयाँ आपके एक बार में याद हो जाएगी। बट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अभी इधर जितनी भी सांद्रण इकाइयाँ हैं जो ताप पर निर्भर करने वाली है, इनमें सभी में क्या है, आयतन। और ये इधर जो सांद्रण इकाइयाँ हैं, इनमें सब में क्या है, भार। अब आपको पता होगा जो आयतन है ना, जो आयतन है हमारा, वो ताप से प्रभावित हो जाता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो हमारा आयतन भी प्रभावित होता है। चार्ल्स का नियम आपको पढ़ाया जाता है, द्रव तथा गैसीय अवस्था, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। बट आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ताप है ना, वो आयतन को प्रभावित करता है। चार्ल्स के नियम में बात समझाई जाती है। तो इन सभी सांद्रण इकाइयों में अगर आयतन है तो किससे प्रभावित होगा, ताप पर निर्भर करेगा ना, ताप से प्रभावित होगा। तो हमने इन्हें बोल दिया ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाइयाँ। इनमें सब में क्या है, हमारा भार है। अब भार तो ताप पे निर्भर नहीं करता। जनरली आप मुझे बताओ, आपने कभी ऐसा देखा है क्या, मतलब कि आपका सर्दियों में जो वजन है वो गर्मियों के अंदर एडजस्ट हो जाता है। मतलब अभी आप जैसे सपोज करो आप 70 किलो के हो, 60 किलो के हो, आप 60 किलो के आप हो अभी, और आपने क्या किया, आप अभी सर्दी चल रही है तो सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है। जब आप गर्मी में चले जाओगे, गर्मी होनी स्टार्ट होगी तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब ऐसा तो नहीं होता कि सर्दियों से गर्मी तक रह जाते चले जान, आपका वजन जो है ना वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ही घट गया। ये तो ऐसा नहीं होता। वजन हमारा घटना और बढ़ना किस बात पर डिपेंड करता है, कि हम खाना कैसा लेते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं शरीर की, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट ऐसा तो नहीं होता कि लो भाई कि आज सर्दी में जो हमारा मौसम है ना, जो सर्दी में जो हमारा वेट है वो 60 किलो है और ले भाई हम तो गर्मी में जाते जाते 70 किलो के हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो हमारा ताप है वो भार को प्रभावित नहीं करता है। तो ये वाली जो सांद्रण इकाई है, इनमें सभी में क्या है, भार। अभी देखो मैं आपको एक ट्रिक से ये सारी की सारी सांद्रण इकाइयाँ अभी याद करा दूंगा। ठीक है बच्चों, जितनी भी इस लेक्चर के अंदर कवर होगी उतनी तो हम समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितनी भी होगी फिर वहाँ पे समझेंगे। अब हम कवर करते हैं एक एक लेकर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वैसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बना लेते हैं वो, आप जैसे ये सारी कवर कर लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन पता लग जाओगे क्वेश्चन क्या होते हैं। मोलरता तथा मोललता में अंतर बताइए। पहला अंतर क्या, मोलरता एक ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाई है, जबकि मोललता एक ताप पर निर्भर न करने वाली सांद्रण इकाई है। एक तो ये अंतर हमारे यहाँ पे होता है। वे ये पूछ लेते हैं कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है जबकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है क्योंकि इसके अंदर आयतन होता है और आयतन ताप से प्रभावित होता है, और मोललता में भार होता है जबकि भार ताप से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए मोललता ताप से प्रभावित भी नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी आपको लिखना होगा जैसे मैंने अभी आपको बोला है। आप अच्छी से लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो मेरे से। ठीक है बच्चों,
अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाइयाँ। नोट करें, ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाइयाँ। उनमें हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रतिशत आयतन सांद्रता। प्रतिशत आयतन सांद्रता। देखो बच्चों, अब हमने एक सॉल्यूशन आयतन के रूप में तैयार करना पड़ेगा, तब हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। अब इनका यूज़ करना भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें ये बोल दे कि सांद्रता ज्ञात करो तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। धीमे धीमे आपको समझना होगा। अब मैं आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। बस ये बेसिक चीज़ आप इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ मैं इस पर। अगर आपने इसे याद रख लिया ना तो सारी सांद्रण इकाइयाँ आपके हमेशा याद रहेगी। जब भी आप प्रतिशत ज्ञात करते हो, प्रतिशत निकालते हो, अपनी प्रतिशत मतलब बोर्ड में आपके मतलब कितने एग्जाम्स में मतलब कितने मार्क्स आए हैं उसकी प्रतिशत निकालते हो, तो आप क्या करते हो, टोटल मार्क्स यानी कि कुल प्राप्तांक, कुल कितना प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे कितने होते हैं हमारे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स मतलब जो हमारे मार्क्स आए हैं इंटू 100। जो हमारे कुल मार्क होते हैं, जैसे सपोज करो हमारा रिजल्ट कितने में से है, 600 में से हमारा रिजल्ट है और हमारे नंबर कितने हैं 570, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप 100। अब ये नीचे वाली टर्म है ना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। टोटल मार्क्स हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मतलब बड़ी, ये ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, ये हमारी कम होगी। एक्सेप्शन केस में, अपवाद केस के अंदर ये तो दोनों बराबर होते हैं। अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। देखो बच्चों, अब बात क्या है हमारे विलयन के अंदर दो चीज़ होती है। बताओ बच्चों कौन कौन सी, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, विलयन की। अगर ये 20 ग्राम है और ये 80 ग्राम है तो ये कितना होगा बच्चों हमारा 100 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, विलयन की। अब जब भी आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, देखो बच्चों ये ट्रिक है हमारी, जब भी आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो तो टोटल चीज़ हमेशा नीचे रहती है ना, कुल चीज़ हमेशा नीचे रहती है। और विलयन के अंदर कुल चीज़ कौन होती है, विलयन खुद होता है। इसे और इसे मिलाकर कुल यही तो तैयार होता है ना हमारा। तो नीचे की टर्म जब भी आप डिफाइन करोगे, इन सभी में जितनी भी सांद्रण इकाई हम पढ़ेंगे, जो नीचे की जो हमारी टर्म होगी उस पद को जब भी आप परिभाषित करेंगे तो उसके लिए आपको नीचे वाली टर्म हमेशा टोटल के लिए बतानी होती है। टोटल किसके लिए होता है, विलयन के लिए। तो नीचे वाली जो हमारी टर्म होगी वो किसके लिए होगी, विलयन के लिए। और ऊपर जो टर्म होगी, अब ये ऑब्टेन मार्क्स है ना, ये प्राप्त हुए, और प्राप्त मार्क हमारे क्या है, कम। हमारे विलयन में सबसे कम कौन होता है, विलेय। विलेय की मात्रा कम होती है ना। विलेय की परिभाषा भी यही है, विलयन का वह घटक जो विलेय में कम मात्रा में उपस्थित होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी। अब ये कम मात्रा वाला है, जब ये कम मात्रा वाला है तो कम मार्क्स आते हैं, तो ऊपर की जो टर्म होगी हमेशा वो किसके लिए होगी, वो हमेशा विलेय के लिए होगी। बच्चों आप एक बात हमेशा याद रखें, क्या, जो ऊपर वाली टर्म होगी ना, जितनी भी सांद्रण इकाइयाँ हैं, जो ऊपर की टर्म होगी वो हमेशा कम के लिए, कम मतलब विलेय के लिए, और नीचे की टर्म हमेशा अधिक के लिए। अधिक कौन होता है हमारा, विलयन के लिए। एक सांद्रण इकाई ऐसी है जिसमें विलयन ये वाला रूल नहीं लगता, बाकी सब में आपको याद रखना होगा। जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा मैं आपको तो आपको मतलब वो याद रहेगा। वो क्या है हमारी मोललता। मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपको फिर से दोबारा जब मैं बताऊँ आपको एक बार मतलब रिवाइज हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। ऊपर की जो हमारी किसके लिए होगी, वो विलेय के लिए, मोललता के अंदर। और नीचली वाली जो होती है हमारी, उसमें विलयन के लिए नाम मिलके हमारी किसके लिए होती है, उसमें हमारी विलायक के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों, विलायक के लिए। और विलायक हमारा कौन सा होता है, विलायक भी हमारा अधिक मात्रा वाला ही होता है, तो ये भी अधिक ही है बच्चों। देखो जब भी हम कभी भी परसेंटेज वगैरह कुछ भी निकालते हैं ना, कुछ भी चीज़ें, तो टोटल वाली चीज़ हमेशा नीचे रहती है, अधिक वाली नीचे रहती है और कम वाली हमेशा ऊपर रहती है। देखो बच्चों, अब हम जो सबसे पहली सांद्रण इकाई स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी प्रतिशत आयतन सांद्रता। एक बात आपको याद रखनी होगी, V और W, ये सारी सांद्रण इकाइयाँ आपको एक बार के में ही याद हो जाएगी अगर आप थोड़ा फोकस करोगे। V हमेशा हमें क्या करना है, आयतन होगा, और W हमेशा क्या होगा, हमारा भार। मैं छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कोई कितना भी वीक हो, हर चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। जो भी चीज़ मुझे लगता होगा कि बतानी है तो मैं बताऊँगा आपको। V क्या होगा हमारा आयतन, और W क्या होगा बच्चों हमारा भार। अब ये किसके लिए होगा वो हम देखते हैं।
ऊपर वाली इकाई किसके लिए बताई बच्चों मैंने आपको अभी? ऊपरले वाली विलय के लिए, निचले वाली हमेशा विलयन के लिए, मोललता को छोड़कर। मोललता में ऊपर वाली हमेशा विलय के लिए और निचले वाली विलायक के लिए होती है। बस ये बात याद रखनी है। तो बताओ ऊपरली वाली किसके लिए? विलय के लिए। तो ये क्या होगा हमारा? विलय का आयतन। ये क्या होगी बच्चों हमारा? निचले वाला क्या होगा? किसके लिए होगा? विलयन के लिए। और वी क्या होगा? आयतन। विलयन का आयतन। और जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या? मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी ml में रखना है आपको और ये भी कहीं में रखना है आपको ml में। जब दोनों ही चीज़ आप ml में रखोगे ना तो कैंसिल आउट होगी, कट जाएगी। और जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी, तो ये इकाईहीन होगी। फीमाहीन मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, एक डेफिनेशन हम ये भी बना लेते हैं। अगर प्रतिशत है तो हमारा 100 हमें लेना पड़ता है, और जब अगर हम 100 लेंगे तो विलयन को हम अधिकतम 100 मान सकते हैं। तो 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, विलय की ml में मात्रा ही प्रतिशत आयतन सांद्रता कहलाती है। देखो बच्चों ये भी हो जाएगा। अब आपको विलयन का आयतन मिले और विलय का आयतन मिले तो आप सीधा से यहाँ से प्रतिशत आयतन ज्ञात कर सकते हैं, या आपको ये वाली इकाई मिले और यहाँ से आप ये भी इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ये हम न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। जब हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तो उस टाइम पे मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको बस क्लियर कर दे रहा हूँ, और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में भी। दूसरी बच्चों हमारी क्या है? प्रतिशत भार आयतन सांद्रता। प्रतिशत भार आयतन सांद्रता। बताओ बच्चों ऊपरले वाली किसके लिए होगी? विलय के लिए। तो ये क्या है? W क्या होता है हमारा? भार। किसका भार? विलय का भार। कहीं में रखना है बच्चों हमें ग्राम में, हमेशा कहीं में रखना है ग्राम में। ये क्या है? आयतन। किसका? निचले वाला किसका होता है हमेशा? विलयन का। विलयन का आयतन, नो प्रॉब्लम, इनटू 100 फॉर द परसेंटेज। ओके बच्चों, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विलयन के ये आयतन आपको कहीं में रखना है ml में। विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का ग्राम में भार ही उस विलयन के लिए प्रतिशत भार आयतन सांद्रता कहलाता है। बिल्कुल सिमिलरली ये भी आप कर लोगे, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों मैं आपको ppm और ppb समझाऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे एक सांद्रण इकाई जो ताप पर निर्भर नहीं करती वो वाली भी यहीं पे ले लेता हूँ मैं। आपने देखा होगा जो हमारा प्रतिशत भार है वो हमारा ताप पर निर्भर करने वाला नहीं है, तो वो दूसरी साइड का है। बट मैं जितनी भी प्रतिशत वाली है वो सारी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। तो प्रतिशत वाली क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिशत भार सांद्रता, इसे कैसे करोगे आप? प्रतिशत भार को, ये क्या हमारा भार, ये भी क्या हमारा भार। किसके लिए होगा वो आपको पता? ऊपरले वाला हमेशा किसके लिए? विलय के लिए। निचले वाला हमेशा किसके लिए? विलयन के लिए। मोललता एक सांद्रण इकाई ऐसी है जिसमें ऊपरले वाला विलय के लिए और निचले वाला किसके लिए? विलायक के लिए। बट इसमें तो ये होगा विलय का भार अपॉन, ये भी कहीं में होगा ग्राम में। ये किसका होगा हमारा? विलयन का भार, विलयन का भार ये भी कहीं में ग्राम में, इंटू 100 किसके लिए? प्रतिशत के लिए। बताओ बच्चों क्या? ये विलय का भार, ये विलयन का भार, आप कैसे बोलोगे? विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के लिए है ना 100 ग्राम, क्योंकि प्रतिशत में मैक्सिमम 100 ही हो सकता है। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में भार को ही प्रतिशत भार सांद्रता कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। जितनी भी प्रतिशत वाली आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, क्योंकि प्रतिशत वालों में तो कुछ है ही नहीं। प्रतिशत वालों में तो क्या करना, ऊपरली इकाई विलय के लिए, निचले वाली हमेशा विलायक के लिए, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इजी तो है बच्चों एकदम, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी ppm। इम्पोर्टेंट तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही कम आती है हमारे पेपर्स में। बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरनल एग्जाम्स वगैरह में आ जाती है, हमारे स्कूल वगैरह के कंपटीशन टाइप में, तो मतलब बहुत ही कम इनके क्वेश्चन देखे जाते हैं। बट फिर भी ये हमें पढ़नी पड़ती है। अभी इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जब ये पेपर में नहीं आती फिर इनकी इंपॉर्टेंस मतलब कुछ तो होगी ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ppm। देखो बच्चों ppm का उपयोग हम कब करेंगे? जब हमारे विलयन के अंदर
जब हमारे विलयन के अंदर विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, जब हमारे विलयन के अंदर विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है तो ऐसे केस में हम किसकी सहायता से सांद्रता ज्ञात करते हैं? ppm की सहायता से। अब देखो बच्चों, आप ये कैसे होता है, मतलब ये क्या सीन है। अब सपोज करो हमने एक विलयन तैयार कर रखा है और उसका कुल भार है कितना? 100 ग्राम। अब विलयन में विलय होगा, मैं सपोज कर लेता हूँ इसके अंदर जो विलय है वो हमारा 35 ग्राम है। इसे प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है इसे पहचानना कि इसके अंदर विलय है नहीं है, तो बहुत आसान है क्योंकि 100 ग्राम के अंदर 35 ग्राम को पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास दूध लिया और उसके अंदर इतनी सारी चीनी आपने डाल ली तो आपको स्वाद से ही पता लग जाएगा, ले भाई इसमें तो है भाई, लग जाओगा नहीं लग जाओगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जब मात्रा क्या हो अधिक होगी तो पहचानना बहुत आसान होता है, बट अगर विलय की मात्रा विलयन के अंदर बहुत ही कम हो तो ऐसे केस में हम क्या नहीं कर सकते, मतलब विलय को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम किसकी सहायता लेते हैं? ppm की सहायता से हम सांद्रता तब ज्ञात करते हैं जब विलय की मात्रा बहुत ही कम होगी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगेगा। जैसे सपोज करते हैं किसी विलयन जो है हमारा, कोई विलयन हमारा कितना है, 100 ग्राम का है और उसके अंदर हमारा जो विलय है, जो विलय का भार है वो कितना है? 0.1 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर विलय कुल कितना है? 0.1 ग्राम। अब देखो ये कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है ये। जब विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है तो ऐसे केस में किसकी सहायता ली जाती है? ppm की। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब बच्चों एक बात देखो, मिलियन क्या होता है एक बार ये बता दो आप मुझे। मिलियन होता है हमारा 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 लाख, और 10 लाख को हम कैसे लिखते हैं? 10⁶। अब हमारा जो ये विलयन है, इस विलयन में अभी 100 ग्राम में 0.1 ग्राम में है। क्या विलय को पहचानना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, इस विलयन को 100 ग्राम मैंने रखे, मैं कुल कितना बना लूँगा? 10 लाख ग्राम का बना लूँगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे? इससे फ़ायदा ये होगा, जब ये 100 ग्राम से 10 लाख ग्राम बनेगा तो उसी अनुपात में विलय की मात्रा भी बढ़ेगी, और जब उसके प्रत्येक अंश पे, प्रत्येक भाग पे, प्रत्येक भाग पर विलय की मात्रा बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो ऐसे केस में उसे पहचानना थोड़ा आसान होगा नहीं होगा बच्चों? देखो बच्चों, जो प्रतिशत वाला होता है, प्रतिशत, शत का मतलब कितना है? 100 मतलब 100, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी मतलब 100। जब भी प्रतिशत की बात होती है तो 10⁻² की बात होती है मल्टीप्लाई में, हमने देखा था ना अभी प्रतिशत वाली जितनी भी देखी है हमने। बट अगर ppm की बात हुई तो वहाँ पे होता है मिलियन, और मिलियन कितना होता है? 10⁶। तो अब कितनी की बात होगी? 10⁶ की बात होगी। बात कैसे होगी मैं आपको वो समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमने क्यों यूज़ किया मिलियन वाली ppm को, क्यों यूज़ किया? जब विलयन के अंदर विलय की मात्रा पहचानना मुश्किल हो गया हो तो ऐसे केस में हम उसकी मात्रा, विलयन की मात्रा 10⁻6 कर देते हैं 10⁻² की जगह पे। 100 10⁻² होता है ना, अब कितना कर दिया हमने? 10⁻6। जब हमने इसे 10⁻6 कर दिया है, अब इसके अनुपात में विलय की मात्रा बढ़ेगी, और विलय की मात्रा बढ़ने की वजह से विलय को पहचानना आसान हो जाएगा। और अगर विलय को पहचानना आसान होगा तो ppm एक अच्छी सान्द्रणिका ही है। अब देखते हैं कैसे। जैसे आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल के अंदर भिन्न भिन्न गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कुछ लाभदायक है और कुछ हानिकारक है। अब जो ये भिन्न भिन्न गैसें हैं ना, अब हमारी प्रदूषण वाली गैसें होती हैं, कुछ होती है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होती है, और अन्य गैसें भी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें होती है, ठीक है, ये तो बहुत ही जहरीली भी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड तो। अब ये प्रदूषण फैलाती है ना, बट वायुमंडल में इतनी गैसें है और उनकी मात्रा भी इतनी अधिक है। जैसे नाइट्रोजन की 78% होती है, आपको पता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, फिर भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण तैयार होता है। तो अगर मैं अपने पूरे वायुमंडल को 1 मिनट के लिए विलयन मान लूँ, क्योंकि इस पर भिन्न भिन्न गैसें हैं तो वो मिलेगी, आपस में मिलेगी तो विलयन तैयार होगा, और मैं उनमें से किसी एक गैस को कैलकुलेट करना चाहूँगी इसकी मात्रा कितनी है। अब इतने बड़े वायुमंडल के अंदर एक गैस की मात्रा निकालने के लिए क्या उस गैस की मात्रा जो कि बहुत ही कम मात्रा में भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, अब जब ये जहरीली गैस बहुत ही कम मात्रा में है
तो ऐसे केस में इसे ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीपीएम की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पीपीएम कब बताता है, जब विलेय की मात्रा विलेन के अंदर बहुत ही कम होती है। तो जब हमारा जो पोल्यूशन लेवल जब हम मीज़र करते हैं, मतलब जो हमारा न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर जो हमारा पोल्यूशन लेवल आता है ना, तो हमारा जो है ना वो पीपीएम के अकॉर्डिंग आता है लिखा हुआ। वहाँ पे आप देखना ब्रैकेट में लिखा होता है 10 पीपीएम, इतना पीपीएम। क्यों? क्योंकि उसमें हम पीपीएम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो जब भी विलेय की मात्रा हमारी बहुत ही कम हो, जब भी हमारी विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, तो किसकी सहायता ली जाती है, पीपीएम की। अब पीपीएम की मतलब फॉर्मूला लगाकर कैसे यूज़ होगा वो बता देता हूँ। कुछ नहीं है बच्चों, आपने प्रतिशत W/W प्रतिशत V/V पढ़ लिया ना। अब देखो ये ताप पे निर्भर करने वाली साइड भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। जब भी आपको बोल रहा है कि पीपीएम ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर उसने सारा डाटा भार के अनुसार दिया है न्यूमेरिकल में, तो ये वाली सांद्रणिकाएं आपको यूज़ करनी, वो आपको अभी सिखा दी गई। बस आपको क्या तरह याद रखना, यहाँ पे 10 की पावर क्या कर देनी है, आपको 6 कर देनी। ठीक है बच्चों, जब आयतन का डाटा हो तो प्रतिशत न रहो। अब क्या करोगे, पीपीएम ज्ञात करना हो आयतन के रूप में, तो क्या करना आपको 10 की पावर 6 कर देनी। ये किसका, विलेय का आयतन, ये किसका, विलेयन का आयतन। तो जैसे प्रतिशत वाली होती है, जैसे क्या होती है हमारी प्रतिशत वाली होती है, इसमें कितना यूज होता है हमारा, प्रतिशत में 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में यूज होता है, जैसे हमने देखा था इनमें। और पीपीएम में क्या है हमारा, पीपीएम में कितना है हमारा बच्चों, 10 की पावर 6 यूज़ करेंगे, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही होगा। और जब हम पीपीएम की जगह पीपीबी यूज़ करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन कितना होता है हमारा 10 की पावर 9, तो ये कितना होगा हमारा 10 की पावर 9 होगा बच्चों। समझ गए क्या आप? तो पीपीएम और पीपीबी क्या है, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, चीज़ें मतलब आसान बनाने के लिए है। जब हमारी सांद्रता ज्ञात ही ना हो रही हो, विलेय बहुत ही कम मात्रा में हो, तो पीपीएम और पीपीबी तो हो रही है। कैसे, ये बिलियन में कर दिया, बिलियन को अब हमने कहीं में कन्वर्ट कर दिया, बिलियन में 10 की पावर 9 बिलियन, इतना कर दिया ना, 10 की पावर 9 बिलियन होता है, इतने ग्राम कन्वर्ट कर दिया। अब जब बिलियन इतना बड़ा होगा तो विलेय की मात्रा भी बढ़ जाएगी, विलियन की मात्रा भी बढ़ जाएगी उसी अनुपात में। तो किसका क्या मीनिंग हुआ, विलेय को पहचानना और आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो बहुत ही कम सांद्रता के लिए, बहुत ही कम विलेय की मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस याद रखें, प्रतिशत में 10 की पावर 2, पीपीएम में 10 की पावर 6 और पीपीबी में 10 की पावर 9। मतलब ये मैंने आपको बिल्कुल ईजी मेथड से बताया ताकि आप इसे याद रख पाओगे बच्चों। ओके, पीपीएम पीपीबी प्रतिशत, तीन ही चीज़ है हमारी। ऊपरले वाली चीज़ हमेशा विलेय के लिए, नीचले वाली चीज़ हमेशा विलियन के लिए। 3-4 चीज़ जब तक याद रखनी। दो, ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाइयों में हमें आयतन जरूर मिलेगा, और ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाइयों में हमेशा कौन मिलेगा बच्चों, भार जरूर मिलेगा। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोलरता। देखो बच्चों, मोलरता को हम बड़े M यानी कि कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब M बराबर जितनी भी सांद्रण इकाई है सारी की सारी एक ही चीज़ से याद होगी, वो क्या उनके फॉर्मूले। आप मतलब टेंशन नहीं करने आपको कुछ भी कि आपने सोचना है सर ये तो मतलब स्टार्ट हो गया, अब हम इसे कैसा कवर करें, मतलब इस चीज़ों पे आपको कभी ध्यान नहीं देना। देखो, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट हो गया आप उसे थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा समय आप उसे दोगे तो कवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपको किसके बारे में बता देता हूँ, मोलरता के बारे में बता देता हूँ। मोलरता, मोलरता क्या है हमारी, N/V। सारी सांद्रण इकाई फॉर्मूले से एक बार के में याद हो जाओगी, थोड़ा ध्यान दो। N क्या होगा हमारा केमिस्ट्री के अंदर, मोलों की संख्या। अब बच्चों देखो, 11th क्लास के अंदर मोल अभिधारणा एक चैप्टर होता है, पहले ही चैप्टर मोल अभिधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल अभिधारणा के अंदर मोल के बारे में बताया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मोल क्या होता है सर, मोल क्या चीज़ होती है। हमने अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, हमने चीज़ों को ये मतलब मापने के लिए बहुत सारी इकाई बना रखी है। जैसे 1 लीटर में कितना होता है, 1 दर्जन में कितना होता है, 1000 में कितनी इकाई होती है, ये सारी बना रखी ना। जैसे 1 दर्जन में बताओ कितनी होती है, 1 दर्जन में बताओ कितनी इकाई होती है बच्चों हमारी, 12 इकाई। 12 इकाई होगी ना, 12 यूनिट्स। जैसे मैं आपको पूछूँ एक पेयर में कितनी, एक जोड़े में कितनी होती है, जोड़ा मतलब 2, ठीक है क्या। जैसे हमने 2 पेयर बोल दिया तो 4 इकाई हो जाएगी हमारी। हमने क्या कर रखा है कि व्यवस्था बना रखी है चीज़ों को आसान करने के लिए, हमने दर्जन, पेयर ऐसी चीज़ें बना रखी है। केमिस्ट्री में भी यही है, केमिस्ट्री में हमने क्या बना रखा है, मोल बना रखे हैं, मोल। और मोल क्या करता है, कोई भी पदार्थ हो,
पदार्थ कौन हो सकता है? कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है। इनके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, परमाणु, अणु, आयन, इनके बारे में हम अकार्बनिक रसायन चलेंगे ना तब बात करेंगे, क्योंकि अब इनकी खास जरूरत नहीं है हमें। कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मोल का उपयोग करते हैं। तो मोल इज ए काउंटेबल यूनिट। काउंटेबल मतलब काउंट करने के लिए, जो काउंट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो मोल एक प्रकार से बस इकाई है मापने के लिए। किसे मापेंगे वो अभी देखते हैं हम। अब बताओ, ये मोल ऊपरली इकाई किसके लिए? विलय के लिए। बताओ क्या? विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कितनी है वे? अपॉन विलयन का, अपॉन विलयन का आयतन। ये तो विलयन के लिए होगा ना, और ये हमेशा कहीं में रखना है, हमें लीटर में रखना है बच्चों। ये हमें बस यही इनमें अंतर होता है, ये बात आपको याद रखनी होती है, कौन सी साधारण इकाई में कौन सी चीज़ कहीं में रखनी होती है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, सब याद हो जाता है बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एन। एन क्या हमारा? मोल। पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। मोलरता विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक वर्ड जब यूज़ होगा वो एक के लिए यूज़ होगा, और एक मतलब लीटर में है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। एक ही बात है दोनों। एकांक मतलब है एक, हमारा क्या है यहाँ पे लीटर के रूप में होगा, तो 1000 ml, दोनों एक ही बात है। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी परिभाषा हुई। अब देखो, हम जो मोल्स है ना, मोल एन, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। मोल को निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं, तीनों के तीनों तरीके हमें कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? मोल अभिधारणा के अंदर। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं एक मेथड जो हमारा यहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मोल को निकालने के लिए आपको W/m0 निकालना होता है। W/m0, W क्या होगा? विलय का भार। देखो बच्चों, आप समझ रहे हो एक बार इसे, एन किसके लिए है बताओ? विलय के लिए। तो W भी किसके लिए होगा? क्योंकि ये इसी के अंदर है ना दोनों, तो ये भी विलय के लिए ही होंगे। ये होगा विलय का भार, और ये क्या होगा? m0 होता है मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। जैसा आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, उससे समझ जाओगे। 2 ग्राम NaCl को 250 या 2 लीटर के आयतन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, कितने ग्राम घोला गया? 2 ग्राम। ये भार है ना, तो W हमारा होगा, ये लीटर होगा, वॉल्यूम होगा हमारा 2 लीटर। अब ये नाम दिया है इसने NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का भार कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है हमारा? 35.5। बताओ, ये तो वैसा भी आपको न्यूमेरिकल में नीचे मिलेगा। वैसा आपको मैंने बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक की वीडियो डाली है, उस ट्रिक की वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि हम भार कैसे, मतलब कि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का भार कैसे याद रखें। वो आपने देख भी ली होगी शायद अभी तक। अगर नहीं देखी हो तो आप जाके हमारे चैनल पे मतलब विजिट करो, वहाँ पे आपको 100 ट्रिक के अंदर सबसे पहली वीडियो यही है कि इनकी भार को कैसे याद करें। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये नाम दिया है इसने NaCl, और ये क्या है हमारा? 2 ग्राम मिलाया जा रहा ना। मिलाने वाली चीज़ क्या होती है हमारी? विलय। और विलय जो मिला रहा उसका नाम देगा, और उसके नाम से उसका मोलर द्रव्यमान निकलेगा। नाम है हमारा सोडियम क्लोराइड या NaCl। इसका सूत्र से मैंने इन दोनों को जोड़ दूँ तो कि हमारा कितना आ जाएगा? 58.5। ये क्या है हमारा? m0 58.5। तो बताओ बच्चों, n की जगह पे मैं क्या रख लूँ? m बराबर W/m0। n की जगह पे रख सकूँ ना मैं, अभी बताया मैंने। और v क्या हमारा? लीटर में। बताओ W कितना है हमारा? 2 ग्राम। m0 कितना है हमारा? 58.5। v कितना है हमारा? 2 लीटर। रख दो तो इसका मान आ जाएगा। अब इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। इकाई क्या होगी हमारी बच्चों? यूनिट क्या है हमारी? देखो,
ये कहीं में होगा हमेशा, W कहीं में होगा ग्राम। विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे उसका अणुभार भी बोलते हैं, ये हमेशा अणु में रहता है, अणुभार भी होता है मोलर द्रव्यमान या अणुभार, तो ये हमेशा कहीं में रहेगा अणु में। अब ये N जो है ना वो पूरी ऊपर की यूनिट है, तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे इकाई में, ग्राम अणु। अब मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि ये N ऊपर ही है और नीचे क्या होगा हमारा, लीटर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, कोई भी सांद्रण इकाई हार्ड नहीं है, छोटी छोटी चीज़ जो आपको बस मतलब आपको दिमाग में रखनी ही है, आपको सब याद आ जाएगा। क्या बात, मैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली जो बात हमें याद रखनी है, सांद्रण इकाइयाँ ज्ञात करते दौरान दो महत्वपूर्ण बातें, एक ताप पर निर्भर करने वाली, एक ताप पर निर्भर न करने वाली। ताप पर निर्भर करने वाली में आयतन, ताप पर निर्भर करने वाली में भार। जब ताप हम सांद्रण इकाइयों को पढ़ेंगे, नीचले वाली टर्म हमेशा किसके लिए, विलयन के लिए, ऊपरले वाली टर्म हमेशा विलेय के लिए। एक जगह इसका अपवाद होता है, कहाँ पे, मोललता में, वहाँ पे विलेय के लिए और विलायक के लिए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ तक का सारी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो पढ़ ले, बुक से एक दो न्यूमेरिकल अगर आपसे होना स्टार्ट होता है तो आप कर ले, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 या 3 लेक्चर के अंदर हम अलग से न्यूमेरिकल कवर करेंगे, वहाँ पे आपको मैं सभी न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप अभी मतलब अब तक आपको क्या करना है, सारा अच्छे से पढ़े और फिर नोट्स इनके तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।